मैंने पहले तो इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। उसके बाद मैंने एमबीए की एचआर में ना। तो मेरे अंडर टीम थी, पहले 5-6 जनों की टीम थी। जब मैं धीरे मेरी 1 साल बाद प्रमोशन हुई, फिर थोड़ी टीम बढ़ी। तो जब मैंने छोड़ा तो मैं एक उनके 3 यूनिट्स का वाइस प्रेसिडेंट एचआर रहा। और उस टाइम मेरी 12 जनों की अपनी टीम थी जो मेरे को रिपोर्ट करते थे। और टोटल हम तकरीबन 2 से 4 हज़ार एम्प्लॉइज़ को देखते थे वहाँ पर। हमारे जो ज़्यादातर किसान भाई हैं, या वैसे भी अगर मैं बात करूं, जो बहुत एक अच्छे कमाई का स्रोत रखते हैं। और सपोज़ करो कि मेरी लाखों रुपए तनख्वाह थी और मैंने लाखों रुपए जोड़ लिए, और भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाता है तो लाखों नहीं करोड़ों लग जाते हैं। हम अनाज से लेकर, सब्जियों से लेकर, फल से लेकर, हर्ब से लेकर सब कुछ बनाते हैं ऑर्गेनिक। डायरेक्ट फार्म से फोक का मॉडल है। फार्म से फोक का मतलब है कि यहाँ से अगर सब्ज़ी उग रही है तो मेरे को पता है कि कहाँ से आ रही है, और जिसको जा रही है मैं उसको भी जानता हूँ कि कौन उसको कांटे से मुंह में डालता है। तो ये फार्म टू फोक मॉडल है। नमस्कार, मेरा नाम रत्नाकर है और आप सरल के साथ जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों, आज हम जिस शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उन्होंने देश के बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। अच्छे पैकेज पर, सालाना अच्छे लाखों के पैकेज पे जॉब भी कर रहे थे, लेकिन खेती की वजह से उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। अब ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है लोगों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ आने के लिए। अनुराग जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। लाखों का पैकेज, देश के बड़े यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए की, तो आप खेती की तरफ कैसे आ गए अब? सबसे जो महत्वपूर्ण 3 चीज़ें हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा, फिर मकान। सबसे पहले हम बोलते हैं रोटी। वही शुद्ध नहीं रहेगी, या वही हमें अगर ऐसी चीज़ है जो जहर बन चुकी है और हमारे अंदर भी जहर बन के घूम रही है, तो हम क्या आगे कपड़े और मकान की तरफ बढ़ना चाहिए हमें? पहले तो रोटी को साफ़ करना चाहिए। पहले रोटी साफ़ ही होती थी। ये तो जब पीछे हरित क्रांति आई या बीच में कुछ कमर्शियल कंपनियां आई, उन्होंने अपने सीड या अपने तरीके उन्होंने प्रमोट किया कि ये खादों पे डिपेंडेंट हो जाए जो हमारे फार्मर हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फार्मिंग में कन्वेंशनल मेथड हट के अनकन्वेंशनल मेथड आ गए। अब दोबारा क्या हो रहा है, अब जो इनऑर्गेनिक खेती है उसको कन्वेंशनल माना जाता है, और जो ऑर्गेनिक है उसका नाम ऑर्गेनिक हो गया, जबकि ऑर्गेनिक शब्द एक अलग नहीं होना चाहिए था। खेती ऑर्गेनिक ही होनी चाहिए थी। ऑर्गेनिक ही होनी, बिल्कुल जी। तो आप जब ऑर्गेनिक खेती की तरफ से आए तो क्योंकि अच्छा सालाना पैकेज था आपका, तो कहा नहीं या ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लेने जा रहा हूँ? क्योंकि खेती को आजकल कह रहे हैं भाई साहब इसमें पैसे नहीं है, या इसको सही ढंग से तो करना बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक खेती करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पैदावार उस तरीके से नहीं ली जा सकती। हमारे जो ज़्यादातर किसान भाई हैं, या वैसे भी अगर मैं बात करूं, जो बहुत एक अच्छे कमाई का स्रोत रखते हैं। और सपोज़ करो कि मेरी लाखों रुपए तनख्वाह थी और मैंने लाखों रुपए जोड़ लिए, और भगवान ना करे किसी को कैंसर हो जाता है तो लाखों नहीं करोड़ों लग जाते हैं। फिर लोन भी लेना पड़ता है, घर भी बिकता है, और कंगन भी बिकते हैं, और सब कुछ बिकता है। फिर लाखों की कमाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं खुद साफ़ सुथरा खा रहा हूँ, मेरे को पता है मैं क्या खा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं एक स्वस्थ चीज़, अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, तो मेरे बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि आदमी अमर हो जाता है ये खा के, बट आपके जो बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और नेचुरल सी बात है, अगर हम खाएंगे पिएंगे अच्छा, तो हमने काफ़ी खर्चा अपना डॉक्टरों पर बचा भी लिया। तो अगर उस हिसाब से बात करें तो मेरे को लगता है मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो भाई साहब, अभी आप किस किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं और किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं? मैंने जब शुरुआत की तो इनिशियली तो हमारे पास कोई लैंड नहीं थी। मेरी फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं रही है, ना हमारे पुरखों में किसी ने आज तक खेती की है। मतलब बिल्कुल फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं, हमारा ना कोई ज़मीन थी हमारे पास, ना कोई समझ थी इस चीज़ की, ना कोई समझाने वाला था। तो सिर्फ एक जुनून जिसको कह लो वो था। तो उससे मैंने अब सब्जियां उगानी सीखनी थी। कहाँ से सीखते, जगह तो थी नहीं। तो घर पे हमने कहा मिट्टी में उगती हैं, तो मिट्टी कहाँ से, गमलों में आ जाएगी, कोई बात नहीं। मिट्टी गमलों में डाली मैंने और मेरी जो धर्मपत्नी है, हमने मिलके छत पे गमले लेके गए। वहाँ पे हमने वो क्रेट्स वगैरह रखे, उनमें मिट्टी भरी। एक हमने माली रखा, घंटा डेली आता था, तो उसके साथ हमने डाले। फिर हम बीज लेके आए पीएयू से। मैंने उस टाइम पे कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी। मैंने कहा खुद ही करके देखता हूँ कि जब पहली बार इंसान ने कोई बीज डाला होगा तो उसको बस यूट्यूब और बुक्स तो नहीं थी, तो देखते हैं क्या होता है।
तो डाले उस टाइम पे ये पता था कि इस टाइम पे जो लगता है वो टिंडा वगैरह लगता है, तो पीएयू से ये गर्मियों की जो सब्जियों के मैं खीरा टिंडा हो गया, ये चीज़ें की लौकी वगैरह के बीज आके डाल दिए। तो देखता रहा, पानी पुनी डालता रहा। थोड़े देर बाद देखा कि भाई ये तो उगने लग पड़े हैं, पौधे निकल आए, बड़ी खुशी हुई। देखते रहे, धीरे धीरे पौधे और बड़े होने, मैं कहा कमाल होगी। फिर आई बारिशों में तो वो क्रेट भर गए पूरे ऊपर तक। तो देखा कि ड्रेनेज नहीं है ड्रेनेज फिर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया इस चीज़ के ऊपर, ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की। धीरे धीरे फिर मैंने जब थोड़ी समझ आने लग पड़ी तो लोगों के घर में जाके उनकी छत पर सब्जियां, उनकी जो जैसे लॉन्स होते हैं, वेजिटेबल गार्डन होते हैं, उनमें सब्जियां उगाने का उनका शुरू किया, कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो वो हायर करते थे, मेरे को पैसे भी देते थे इस चीज़ के, तो मैं साथ साथ सीख भी रहा था। फिर देखा कि अब थोड़ा सा समझ आ रही, तो अब थोड़ा सा बड़ी जगह पर जाना चाहिए, तो जिसको पट्टे पे कहते हैं या ठेके पे कहते हैं, लैंड ली। तो साथ में फार्मर्स को जोड़ना शुरू किया। तो आज हमारी एक एसोसिएशन है फार्मर्स की, जिसका नाम है माफिया, मिंक एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स इन अलायंस। गैंगस्टर सा नाम रख दिया आपने। बदमाशी चाहिए जी, आजकल कर नहीं सकते कुछ बदमाशी के बिना। और अगर हम इस चीज़ को, माफिया का एक्चुअली जो शब्द का मतलब है वो है ब्रवाडो। ब्रवाडो का मतलब होता है हिम्मत। तो ये उसके बेस पे नाम दिया। वो नेचुरली बात ये है कि माफिया जो शब्द है वो यूज़ ऐसे होता है, तो इस करके बेचारे की ऐसी तैसी फिरी हुई है। पर अगर हम बात करें कि माफिया का ये मतलब है, तो माफिया में हमने अब हमारे 15-20 किसान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और टोटल हमारी 150 से 200 एकड़ ज़मीन बन जाती है एसोसिएशन के अंदर। वहाँ पर जो आपने मेरे से सवाल किया था, आप क्या उगाते हैं ऑर्गेनिक, तो हम अनाज से लेकर, सब्जियों से लेकर, फल से लेकर, हर्ब से लेकर सब कुछ उगाते हैं ऑर्गेनिक। मतलब कि आपने घर की छत से ऑर्गेनिक खेती शुरू की, और 150 से 200 एकड़ में आप जो किसान हैं उनको भी जोड़। हाँ, हम मिलके कर रहे हैं। कुछ उसमें से पहले से ऑर्गेनिक कर रहे थे, तो उनका हम उनसे समझ भी लेते हैं, उनसे समझते भी ये चीज़ों को। तो जो नए किसान जुड़ते हैं उनको इस चीज़ की समझ मिलती है, जो नए जुड़ रहे हैं वो बड़ा कुछ लेके आते हैं। तो मैं इस चीज़ को कन्वीन करता हूँ। उसके बाद मैं रिटेल स्टोर्स पे, मैं खुद 2 एकड़ में खेती खुद करता हूँ, मैं सब्जियाँ लगाता हूँ। आजकल तो हमने अभी वहाँ पे ढिंजन या ढेंचा जिसको कहते हैं, वो लगाया हुआ है, थोड़े चावल लगाए हुए हैं, मल्टी क्रॉपिंग करते हैं हम, सब्जियाँ लगाई हुई हैं, बैंगन मूंगन लगे हुए हैं इस टाइम पे। और फिर उसकी हम मार्केट भी प्रोवाइड करते हैं उन फार्मर्स को। तो मार्केट जब प्रोवाइड होती है तो फिर फार्मर्स को आमदनी भी अच्छी होती है। तो हमारा डायरेक्ट फार्म से फोक का मॉडल है। फार्म से फोक का मतलब है कि यहाँ से अगर सब्ज़ी उग रही है तो मेरे को पता है कि कहाँ से आ रही है, और जिसको जा रही है मैं उसको भी जानता हूँ कि कौन उसको कांटे से मुंह में डाल रहा है। तो ये फार्म टू फोक मॉडल है। तो भाई साहब, जब आपने पहली बार खेती की शुरुआत की, और जब पहली फसल आई, जैसे आपने कहा घर के ऊपर आपने लगाया था, तो जब फसल को देखा तब उस टाइम के एक्सप्रेशन क्या थे, या उस टाइम का क्या थिंक चला? तो पहली चीज़ निकली थी वो थी टिंडा। एक पूरी बेल में एक ही टिंडा लग पाया था। तो मैं टिंडा शौक से खाता नहीं था, पर मैंने खाया, बड़ी खुशी हुई खा के। क्योंकि जब आप खुद एक मेहनत करते हो किसी चीज़ के ऊपर, उसका आपको फल मिलता है, तो कहते हैं कि आपको फल मिलता है तो उसकी कदर पड़ती है। आज की डेट में कमर्शियल होने की वजह से बहुत बड़े लेवल पे इस चीज़ को ऐसे समझा जाता है कि ये एक सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसको बेचना है। कोई ये नहीं समझता कि ये एक शरीर के अंदर जाएगा, चाहे वो कोई पशु खाए या कोई इंसान खाए, वो किसी के शरीर के अंदर जाएगा, या वेस्ट भी होगा तो वापस धरती में जाएगा। अगर हमने उसमें उसको प्योरिटी से नहीं उगाया, सफाई से नहीं उगाया, तो हमने धोखा किया। वो हमने एक जो कंज्यूमर है उसके साथ भी धोखा किया, और नेचर के साथ भी धोखा किया। तो हमें इस धोखेबाजी के धंधे से बाहर आना है और प्योरिटी की तरफ जाना है। तो अब आप बिल्कुल, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग और की बाद जो प्रोडक्शन आती है, और जो पेस्टिसाइड के बाद जो प्रोडक्शन आती है, आपने दोनों चीज़ का एक्सपीरियंस किया, कितना डिफरेंस देखते हैं? काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इनिशियली जब हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, अगर हम कनक की बात करें, कनक गेहूँ से लोग बहुत जुड़े हुए हैं, तो अगर आपकी कनक की आप कोई वैरायटी लेते हैं, देसी वैरायटी की तो मैं बात नहीं करूँगा, सुनहरी की या बंसी की या शरबती की या सोना मोती की, उनकी अभी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी यील्ड वैसे ही कम होती है। सपोज़ करो आपने कोई हाइब्रिड वैरायटी ली पीएयू से, आपने वो लगाई, और आपकी खपत जो आती है, आपकी जो यील्ड आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 क्विंटल के राउंड पर प्रति एकड़ आ रही है। अगर आप पहले साल में शुरू करते हैं, आपको 7 से 8 क्विंटल मिलती है। अगले प्रोडक्शन कम हो, थोड़ी नहीं, आधी से भी कम हो जाती है। अगले साल वो बढ़ के हो जाती है 11 से 12 क्विंटल। फिर अगर आपने मेहनत की है, मेहनत एक बहुत बड़ा शब्द है, मेहनत के बिना नहीं काम बनेगा। आपने मेहनत की, आपने अपनी धरती को और उपजाऊ बनाया, आपने उसमें मैन्योर अच्छी डाली, वर्मी कंपोस्ट डाली, तो आप कहीं ना कहीं 14-15 क्विंटल तक उसको ला सकते हैं खींच के। और बहुत सारे किसान उसको वापस 20 क्विंटल पर लाने की भी हिम्मत रखते हैं और ले आते हैं। मालवा बेल्ट में वाकई ही कैंसर बहुत बुरी तरह से हर फैमिली में अपना
धाक बनाए बैठा, अब तो यहाँ भी आना शुरू हो गया है। हर फैमिली में आपने किसी ना किसी के आपके कोई ना कोई जो क्लोज रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई इस बीमारी में से निकल ही रहा होगा या निकल चुका होगा या अब नहीं होगा। तो वो सब हम सब देख रहे हैं और ये चीज़ बढ़ ही रही है, कहीं पर भी ये चीज़ कम नहीं हो रही है। तो जब आप जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ को मिल रहे थे, आप एचआर टीम में थे, तो उसमें कहीं टीम में किसी के साथ ऐसा हुआ कि कैंसर का शिकार हो गया हो? हाँ, ऐसे मेरी एकदम टीम में तो नहीं मेरे को, पर टीम के आगे फैमिली मेम्बर्स 100% उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, एक नहीं काफ़ी 3-4 में थी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जब आप बात करते हैं एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉयज़ तो हर चौथे दिन बेचारे छुट्टी लेते थे, किसकी मदर, किसकी ब्रदर, किसका फादर, किसके यहाँ पर है, किसके यहाँ पर है, किसके गुर्दे में है, किसके खून में है, कहाँ नहीं है। तो ये तो आम चीज़ है जी, वहाँ पर तो पूछते हैं भाई तेरे को कौन सा कैंसर है। तो ऐसे आम हुआ पड़ा ये। तो जब आप जॉब कर रहे थे, खेती से नहीं जुड़े थे, तब ऐसा तो नहीं लगता होगा कि भाई यार इतना ज़्यादा थोड़ी ना फैला हुआ है या इससे ऐसा नहीं होगा? जब इनिशियली सुना था उस टाइम पे वाकई में देखा नहीं था, तो उस टाइम वाकई लगता था कि शायद इतना नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है। बट फिर जब आप घरों में जाते हैं, आप देखते हैं, एम्प्लॉय से बात करते हैं, मैं खुशकिस्मत रहा कि मैं एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट टच में रहता था, तो उस टाइम पे ज़रूर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये चीज़ वाकई फैल चुकी है, ये चीज़ वाकई है। और अगर इसको सही ढंग से ना हमने समझा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हर बंदे को तंग करेगी। और वहीं से क्लिक हुआ कि नहीं यार, अब इसको अगर रोकना है तो खुद भी कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ, मैंने सोचा मैं क्या कुछ अच्छा खाते हैं, साफ़ सुथरा खाते हैं, ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते खुद ही खेती में आ गए हैं जी, मिलता ही नहीं है। तो जब आप ऑर्गेनिक आप आज खेती कर रहे हैं और वो वाली लाइफ और इस वाली लाइफ में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? फसल है यहाँ पर, ग्रीनरी है यहाँ पर। हाँ देखो, वैसे अगर आप वैसे बात करो, बिल्कुल आप नेचर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना आप रिलैक्स रहेंगे, उतना आप इंजॉय करेंगे, उतना आप मेडिटेट करेंगे, तो बढ़िया रहता है, मज़ा आता है। दिमाग की शांति है। दिमाग की शांति तो है ही है जी, शुरू से ही। अच्छा अनुराग जी, जैसे मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था, क्योंकि आप फैमिली बैकग्राउंड आपकी खेती नहीं थी, तो जैसे कहते होते थे कि खेती में फ़ायदा नहीं है, आप आए, आपने ऑर्गेनिक खेती की, अच्छे लेवल पे लेकर गए इसको, आपको लगता है फ़ायदा है इसमें? देखो, आपने किसान आंदोलन पे गाड़ियाँ और ट्रैक्टर देखे होंगे, सबके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था, ऐसा नहीं है आमदनी नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ज़मीन बहुत कम है और आप सिर्फ एक तरह की कन्वेंशनल खेती में फंस गए हैं, या सिर्फ आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं कोई उगा रहे, फिर मुश्किल है। वो किसी भी चीज़ में मुश्किल है। अगर आप कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी उगाते हैं, एक जो किसान है वो एक एंटरप्रेन्योर है, उसके पास जो ज़मीन है वो उसकी मशीन है, जो उसमें वो फसल बोता है वो उसका इनपुट है, जो उसमें वो तेल डालता है वो उसका पसीना है, और जो उसमें से निकलता है वो उसका आउटपुट है। अगर वो ऐसे समझेगा इस चीज़ को, तो फिर वो देखेगा कि आज अगर मैं इस चीज़ की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, मेरी लागत क्या है और मेरे को कितना बचता है, फिर वो समझ पाएगा कि मेरे को क्या उगाने से मेरे को रिटर्न मिलेगा। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बहुत बेनिफिट है जी। आप ये एवोकाडो की खेती कर लो, 300 रुपये का एक फल बिकता है, कैसे प्रॉफिट नहीं है, आप कैसे कह लोगे? अब चंदन की खेती कर लो, ठीक है उसमें टाइम लगता है, पर आप उतनी विजन भी रखो ना। अगर आपके पास 1 एकड़ जगह है, आप देखिए उसमें से आप वैल्यू एडेड कौन सी चीज़ें, हर्ब्स लगाइए जिनकी बहुत डिमांड है, सही ढंग से करने की ज़रूरत है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब या आप खुद प्रोसेस करें, या आप जैसे हमारी संस्था है, आप हमारे साथ जुड़ें, आप हमें चीज़ दें, हम आपको उसमें वैल्यू भी ज़्यादा देंगे। आप मंडी में जाएंगे, आपको पहले तो आपको ले जाने की लागत लगी, मंडी में आपको वहाँ पर आपके जैसे और 15 लोग बैठे हैं, अब वो किसी के घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, वो कहता है यार जितने में बिकती बिके मैं बेच के जाऊँ, उस चक्कर में आपको भी नहीं वैल्यू मिल रही। फिर आपकी फसल है वो ख़राब हो रही है, आपने उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग का आपके पास नहीं सिस्टम बना हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, जो गरीब किसान हैं उनके लिए डेफिनेटली इट इज़ डिफ़िकल्ट इनिशियली, बट फिर उसका तरीका भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। हर कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता। वो कहते हैं ना कि अगर आप पैदा गरीब हो रहे हैं तो आपकी गलती नहीं है, अगर आप मर गरीब रहे हैं तो आपकी सरासर गलती है। सो वो तो है ही है जी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तरीका ढूंढना पड़ेगा और आशावादी होकर चलना पड़ेगा। अगर आप निराशावादी होकर चलते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये तो हो ही नहीं रहा है, फिर बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अनुराग जी, मिंक ऑर्गेनिक का आगे का प्लान आउट क्या है? आप कैसे किसान भाइयों तक पहुंचेंगे और किस तरीके से उनकी फसलों की से लेकर उनकी मार्केटिंग तक आप उनकी मदद करेंगे? हमारा जैसे एक स्टोर, जैसे आपके पीछे अभी इस टाइम पे आप स्टोर में बैठे हैं, तो हमारा एक स्टोर है यहाँ पर। ऐसे हमारे 4 और स्टोर हैं जलंधर में, फिर अभी हमारा एक ज़ीरकपुर में स्टोर ओपन हो रहा है। ऐसे हमारे और जगह हम स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। किसानों के से जो हम जो चीज़ें बाहर से ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट से लेते हैं जो यहाँ पे नहीं उपज हो रही है, तो हम किसानों को कहते हैं अब ये यहाँ पर लगाओ। हम क्यों बाहर की स्टेट्स पे डिपेंडेंट हो? जब हम कृषि प्रधान स्टेट रह चुके हैं तो अभी क्यों नहीं हम रह सकते? तो उसके लिए हम उनको रीच आउट करते हैं। हमारे वाकई वर्ड ऑफ माउथ, पहले तो
कोई जुड़ता नहीं था। अब जैसे जैसे किसानों को कुछ बेनिफिट मिलता है वो आगे के आगे बताते हैं, तो और हमें कॉल्स आती हैं और लोग जुड़ते हैं। वो जुड़ते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं अब ये चीज़ें उगाओ। कुछ आपके माध्यम से जैसे जो कंज्यूमर हैं उनको हम बता रहे हैं कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, आप लीजिए हमसे, आपको प्योरिटी का हम प्योर चीज़ देंगे। तो उससे क्या है, हमारी मार्केट भी बढ़ेगी और ये सीधा सीधा इसका बेनिफिट किसानों को जा रहा है। हम जो स्टोर्स खोल रहे हैं उस पर हम बिल्कुल ऑथेंटिक रखते हैं। अभी हमारे जो टीवी भी लग रहे हैं सब हमारे, हम जो स्मार्ट टीवी लगा रहे हैं ताकि जो कैमरास हम फार्म्स पे लगा रहे हैं, प्लेस पे लगा रहे हैं, हम डायरेक्ट कंज्यूमर को दिखा सकें कि देखो यहाँ से आपकी सब्ज़ी आ रही है, यहाँ से आपका खेत है, ताकि हमारे फार्मर भाई पे भी एक प्रेशर रहे कि आपको किसी टाइम कोई भी देख रहा हो। तो ये हम काम कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में हम डेफिनेटली जैसे जैसे हमारी अगर मार्केट बढ़ती है तो हमें पीछे से सप्लाई भी चाहिए, तो हम तो चाहेंगे और फार्मर जुड़ें साथ में, जितने जुड़ सकते हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, आप प्रॉफिट के लिए मत सोचिए, अपने लिए भी सोचिए। आप हर चीज़ तो उगा नहीं रहे हैं। अगर आप आज की डेट में एक केमिकल वाली चीज़ उगा रहे हैं, आपने अपना खेत तो अलग रख लिया है ना, आपका अपना खेत फैमिली के लिए है, उसमें आप कितना उगा लेते हैं? दूध बाहर से लोगे, दूध बाहर से नहीं लोगे तो कोई ना कोई सब्ज़ी बाहर से लोगे, सब्ज़ी नहीं लोगे तो अनाज लोगे, अनाज नहीं लोगे तो कुछ तो लोगे ही ना खाने वाला बाहर से, चीनी लोगे बाहर से, क्या कुछ उगा लोगे। तो अगर आप खाने में जहर मिला रहे हैं तो आपका जो दूसरा भाई है वो भी मिला रहा है, तो आपके अंदर भी वही चीज़ जा रही है। तो ये सबको मिलजुल के एक परिवार की तरह काम करना पड़ेगा ताकि हम एक दूसरे को मारने से बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। तो अनुराग जी थे, पंजाब के ज़िला जलंधर में हैं और मिंक ऑर्गेनिक करके एक स्टोर जो है वो चला रहे हैं। आगे इसी स्टोर से कई स्टोर किया है। अनुराग जी की और कई खासियत हैं, पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। वीट ग्रास इनका जो है जूस वो काफ़ी ज़्यादा शहर में फेमस है। तो अलग अलग वीडियोस हम अनुराग जी पर लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और काफ़ी अच्छा, अगर आप मुनाफा जो कमा सकते हैं वो भी उसके ज़रिए कमा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सरल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।